क्या आप सोशल मीडिया पर किसी अजनबी की पोस्ट, ट्वीट या तस्वीर पर लिखने से पहले कुछ सोचते हैं? क्या आप कभी सोचते हैं कि ये रास्ता आपको मौत की तरफ या किसी किस्म के यौन उत्पीड़न की तरफ धकेल सकता है? क्या अपने आसपास के लोगों को आप गौर से देखते हैं? क्या उनमें से कोई सामान्य सा दिखने वाला शख्स कोई क्रूर हत्यारा हो सकता है? क्या वो ट्विटर हत्यारा हो सकता है? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का डेली प्रोग्राम है दुनियादारी। नाम से जाहिर है दुनिया भर की घटनाओं के बारे में बात करते हैं ताकि हमारी और आपकी दुनियादारी समझ बेहतर हो। जापान की राजधानी टोक्यो में एक इलाका है काबुकीचो। ये जापान का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ अपनी मर्जी से सेक्स वर्कर बनी लड़कियां मिलती हैं और जबरन प्रोस्टिट्यूशन में धकेली गई लड़कियां भी। फरवरी 2017 की बात है। पुलिस ने इसी काबुकीचो में चल रहे एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग का पर्दाफाश किया। इससे जुड़े कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। इनमें से एक था 27 साल का शिराइशी ताकाहिरो। शिराइशी का नाम याद रखिएगा, कई बार इसका जिक्र आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको शिराइशी की पर्सनैलिटी के बारे में भी बता देते हैं ताकि मंजर दिमाग में पैदा करने में आसानी रहे। बेहद आम सा लड़का था शिराइशी। साफ सुथरे कपड़े, करीने से काढ़े गए बाल, आंखों पर चश्मा, एक स्कूल जाने वाला औसत सा नजर आने वाला बच्चा जो हर किसी के साथ सभ्यता से पेश आता। लोग कहते वो बोलने से ज्यादा सुनने में यकीन रखता है। 2009 में 19 साल का था शिराइशी जब उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर एक सुपरमार्केट में नौकरी करने लगा। फिर वही उसका रूटीन, घर से निकलना, काम पर जाना और घर आना। किसी को कोई शिकायत नहीं। वो इतना शांत था कि एक दफ़ा जब एक गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप किया तो शिराइशी ने कुछ बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ गले लगाकर बोला, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन इतनी शांत सी जिंदगी जीने वाले शिराइशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका अपराध प्रोस्टिट्यूशन रैकेट। 2011 में शिराइशी ने सुपरमार्केट की नौकरी छोड़ी और एक प्रोस्टिट्यूशन गिरोह में शामिल हो गया। उसका काम क्या था? लड़कियों की शिनाख्त करना, उन्हें फुसलाकर रिझाकर सेक्स पार्लर्स में ले जाना, ये जानते हुए भी कि वहां उन लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाएगा। इसी अपराध के लिए शिराइशी को जेल की सजा हुई, लेकिन फिर मई 2017 में उसे वार्निंग देकर रिहा कर दिया गया। शिराइशी को रिहाई मिल गई, लेकिन उसके क्राइम की बात छिपी नहीं थी। लड़के की रेपुटेशन खत्म हो चुकी थी। वो निराश हो चुका था। उसने अपने पिता से कहा, अब जीने का कोई मकसद नहीं समझ आ रहा। पिता ने समझाया। फिर कुछ रोज बाद शिराइशी ने पिता से कहा कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, अब मैं आगे की जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। एक घर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त शिराइशी बेरोजगार था। किराए पर फ्लैट लेने के लिए उसे गारंटर चाहिए था। पिता वो गारंटर बने। उन्होंने सोचा इसी बहाने बेटे की लाइफ पटरी पर आएगी। टोक्यो के नजदीक जामा नाम का एक शहर है। 22 अगस्त 2017 को शिराइशी यहीं पर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। एक कमरा, कमरे के किनारे रसोई और रसोई के बगल में बाथरूम। इतनी सी थी उसकी फिजिकल दुनिया। पिता समझे वो गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है, लेकिन शिराइशी यहाँ अकेला शिफ्ट हुआ था एक खास इरादे के साथ। क्या करता था शिराइशी? पूरा दिन इंटरनेट खंगालता। सबसे ज्यादा वक्त बीतता ट्विटर पर। जिस रोज वो यहाँ शिफ्ट हुआ उस दिन उसने 2 ट्विटर अकाउंट बनाए। पहले पर अपना डिस्क्रिप्शन देते हुए लिखा, आई वॉन्ट टू डाई, मतलब मैं मरना चाहता हूं। और दूसरे ट्विटर हैंडल के अबाउट मी सेक्शन में उसने लिखा, अ प्रोफेशनल एट हैंगिंग, मतलब फंदा लगाने में एक्सपर्ट। अपने पहले ट्विटर हैंडल से शिराइशी ऐसी पोस्ट करता मानो वो जिंदगी से उकता गया है, आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन अकेले ये करने की हिम्मत नहीं जुटा रहा, किसी साथी की तलाश में है जिसके साथ जिंदगी खत्म कर सके। मसलन 25 अगस्त 2017 का उसका ट्वीट देखिए, मैं हर पुरानी बात भूल जाना चाहता हूं, हमेशा के लिए गायब हो जाना चाहता हूं, मुझे इसके लिए एक साथी चाहिए। यह तो हुई पहले ट्विटर हैंडल की बात। अपने दूसरे ट्विटर अकाउंट पर शिराइशी का अंदाज अलग था। यहां वो खुद को ऐसा इंसान दिखाता जो मरने की इच्छा रखने वालों की मदद में एक्सपर्ट है। मिसाल के लिए एक ट्वीट का तर्जुमा सुनिए, मैं फंदा लगाकर मारने में एक्सपर्ट हूं। मैं चाहता हूं कि मैं और भी लोगों को अपनी एक्सपर्टीज सिखाऊं। अगर कोई इंसान तकलीफ में है तो मैं उसकी हिम्मत बनना चाहता हूं। अगर आप निराशा में एक डेड एंड पर पहुंच गए हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। बाद के दिनों में शिराइशी ने इसी मिजाज के और भी ट्विटर हैंडल बनाए। वो सुसाइडल हैशटैग्स डालकर ट्विटर पर अपना प्रचार करता। सुसाइड से जुड़े कीवर्ड्स के सहारे ऐसे लोगों को खोजता जिनके मन में आत्महत्या के ख्याल आ रहे हो। शिराइशी के निशाने पर बच्चियां और जवान लड़कियां होती, एकदम वल्नरेबल उम्र की लड़कियां जो कभी ब्रेकअप के चलते, कभी किसी करीबी की मौत के चलते, तो घर में कभी किसी झगड़े के चलते संवेग में आ जाती और मरने की सोचती। फिर वो शिराइशी के बिछाए जाल में फंस जाती। सुसाइडल टेंडेंसी वाली कुछ लड़कियों ने शिराइशी से ट्विटर पर संपर्क किया।
और शिराइशी इनसे क्या बोलता था? कहता कि तुम भी मरना चाहती हो, मैं भी, तो चलो लेट्स डाई टुगेदर। आत्महत्या की सोचने वाले लोगों को अक्सर इस तरीके की संवेदना चाहिए, सहानुभूति चाहिए, समानुभूति चाहिए। शिराइशी इन लड़कियों को ऐसा ही कुशन देता। लड़कियां जैसे किसी निराशा के आकर्षण में उस पर भरोसा करने लगती। फिर शिराइशी उन्हें अपने घर के पास वाले ट्रेन स्टेशन पर बुलाता, वहां से फुसलाकर घर लाता, रिलैक्स करने के बहाने शराब पिलाता, नशे की गोलियां खिलाता, और जब वो बेसुध हो जाती तो पहले उनका रेप करता और फिर गला घोंटकर मार डालता, पैसे चुरा लेता। 22 अगस्त 2017 को नए घर में शिफ्ट होने के एक हफ्ते के भीतर शिराइशी ने पहला मर्डर किया। फिर सितंबर और अक्टूबर में 4 और हत्याएं की। 2 महीने के भीतर 9 कत्ल। मारे गए लोगों में 8 लड़कियां और 1 पुरुष। उसकी सबसे कम उम्र की विक्टिम 15 साल की और सबसे बड़ी उम्र की विक्टिम 26 साल की लड़की। शिराइशी के मुताबिक अपनी पहली विक्टिम की लाश को ठिकाने लगाने में उसे 3 दिन लगे, लेकिन इसके बाद उसे फॉर्मूला मिल गया। वो सब आसानी से मैनेज करने लगा। क्या करता था वो? हत्या के 24 घंटे के भीतर लाश को कैसे ठिकाने लगाता था? जब विक्टिम मर जाते हैं तो शिराइशी उनकी लाश को बाथरूम में ले जाता, वहां पर लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता, फिर हड्डियों से मांस खुरच कर अलग करता। ये सब करने के बाद वो हड्डियों को और मांस को अलग अलग कूड़े के थैले में डालता और कहीं दूर फेंक आता, ताकि अगर किसी को वो थैलियां मिलें तो लगे कि जानवर का मांस है। पकड़े जाने के डर से शिराइशी जो बड़ी हड्डियां थी उनको बाहर नहीं फेंकता था, वो उन्हें फ्लैट के भीतर ही डिस्पोज करता। इसके लिए उसने 3 बड़े कूलिंग बॉक्स खरीदे, वो डब्बे जिसमें बर्फ डालकर हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह ठंडा करते हैं। इन कूलिंग बॉक्स के अलावा उसने 5 बड़े बड़े स्टोरेज बॉक्स भी खरीदे। वो अपने विक्टिम्स के सर और बाकी हड्डियों को इन्हीं डब्बों में रखता और बदबू दबाने के लिए वो इन पर ढेर सारा कैट लिटर छोड़क देता। कैसे पकड़ा गया? उसे पकड़वाया एक लड़के ने। वो शिराइशी के हाथों मारी गई आखिरी लड़की का भाई था। जून 2017 में उसकी मां गुजर गई थी। भाई जानता था कि मां की मौत के बाद से बहन दुखी रहती है, आत्महत्या के बारे में सोचती है। ऐसे में जब 23 अक्टूबर को एकाएक वो लापता हो गई तो भाई परेशान हो गया। क्लू की तलाश में उसने किसी तरह अपनी बहन के ट्विटर अकाउंट को खोला। यहाँ उसने शिराइशी और अपनी बहन के बीच हुई चैटिंग पढ़ी। इस चैट में शिराइशी ने लिखा था, कम टू मी एंड लेट्स डाई टुगेदर। भाई ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस शिराइशी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। शुरुआती जांच से पता चला कि वो एक और लड़की के साथ रेगुलर संपर्क में है। पुलिस ने लड़की से कांटेक्ट किया। पुलिस के कहने पर वो शिराइशी से मिलने के लिए राजी हो गई। शिराइशी जब स्टेशन से उस लड़की को लेकर घर पहुंचा तो कुछ ही वक्त बाद पुलिस वहां पहुंच गई। अपने दरवाजे पर पुलिस को देखकर शिराइशी समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। इसलिए पुलिस ने जब उस मिसिंग लड़की के बारे में पूछा तो उसने फौरन एक डब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां उस कूलिंग बॉक्स में है वो। उसके घर की तलाशी में पुलिस को तकरीबन 240 हड्डियां और खोपड़ियां मिली। मीडिया ने शिराइशी को नाम दिया ट्विटर किलर। उसके उस 13.5 स्क्वायर मीटर के अपार्टमेंट को जापान में हाउस ऑफ हॉरर्स कहा जाने लगा। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें बीते 2 महीने से शिराइशी के फ्लैट से अजीब सी सड़ान वाली गंध आती थी। उसके बाथरूम में लगा एग्जॉस्ट फैन भी 24 घंटे चलता था, लेकिन उन्हें शिराइशी को देखकर कभी कोई शक नहीं हुआ। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो शिराइशी के वकील ने केस घुमाने की कोशिश की, दलील दी कि विक्टिम खुद मरना चाहती थी, शिराइशी ने उनकी ही सहमत से उन्हें मारा। लेकिन शिराइशी ने अपने वकील के उलट जाते हुए स्वीकार किया कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में शिराइशी ने कहा कि मारे गए लोगों के सर के पीछे घाव थे, मतलब मैंने उनकी सहमति नहीं ली थी। मैंने उन्हें मारने से पहले बेसुध किया ताकि वो संघर्ष न कर सके। कोर्ट ट्रायल के दौरान भी शिराइशी ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। उसने अदालत से कहा कि कुछ एक पीड़ितों के साथ मैंने काफ़ी समय बिता लिया था, उनके लिए मुझे अफसोस है, बाकी के लिए पछतावा नहीं। बस ये दुख है कि मैं बचने में नाकाम रहा और पकड़ा गया। अगर मैं गिरफ्तार नहीं होता तो मुझे कभी अपने किए पर मलाल नहीं होता। शिराइशी ने यह भी माना कि वो असल में कभी आत्महत्या करना ही नहीं चाहता था, वो बस विक्टिम्स को फंसाने के लिए खुद को सुसाइडल दिखाता था। उसके मुताबिक हताश हो चुके लोगों से उनकी ही तरह बात करके उनके दिमाग से खेलना मेरे लिए आसान था। मैं उन्हें मैनिपुलेट करता ताकि वो मुझ पर भरोसा करें, मैं जैसा चाहूं वैसा सोचें। एक लंबा कोर्ट ट्रायल चला और उसके बाद 15 दिसंबर को यानी बीते दिन इस केस का फैसला आया। अदालत ने शिराइशी को मौत की सजा सुनाई। जज ने कहा कि ये हत्याएं एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। जज ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्लेटफॉर्म इस तरह के भीषण अपराधों का जरिया ना बने। जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हम पीड़ा में होते हैं, असहाय महसूस करते हैं, कई लोगों का मर जाने का मन करता है। याद रखिए, जिंदगी कितनी भी बदसूरत हो और मौत का ख्याल कितना भी खूबसूरत, जिंदगी हमेशा मौत से एक पायदान ऊपर होती है। अगर एक बार आप उस आवेग के पीक से गुजर जाएं और कोई आपको हाथ बढ़ाकर संभाल ले, तो बाद में
जिंदगी जीने की कई वजहें मिल जाती हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई अवसाद में दिखता है तो उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए। जब अपनों का सहारा नहीं मिलता तब लोग यूं सोशल मीडिया पर सहारा खोजते हैं, लेट्स डाई टुगेदर के आश्वासन पर फिसल जाते हैं और मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी नाइजीरिया से। यहां 11 दिसंबर को कुछ हमलावरों ने कंकारा शहर के स्कूल पर हमला किया। 330 से ज्यादा स्कूली बच्चों को बंधक बना लिया। तब से इन बच्चों की कोई खबर नहीं है। अब इस्लामिक आतंकी संगठन बोको हरम ने इस किडनैपिंग की जिम्मेदारी ली है। मीडिया को उनसे जुड़ा एक वॉइस मैसेज मिला है। इसमें खुद का नाम अबू बकर शेकाऊ बताने वाले एक आदमी ने कहा कि नाइजीरिया में वेस्टर्न एजुकेशन को टारगेट करने के लिए किडनैपिंग की गई। शेकाऊ बोको हरम का लीडर है। अभी इस ऑडियो की वैधता साबित नहीं हो पाई, लेकिन पुरातनपंथी सोच के नाम पर ये जो अलग अलग दुनिया में अतिवादी संगठन चलते हैं, बोको हरम जिनमें से एक है, उनके बारे में पूरी दुनिया को सचेत रहना चाहिए। धार्मिक कट्टरता किसी की जिंदगी में कोई स्थान नहीं रखनी चाहिए। दूसरी सुर्खी है सऊदी अरब से। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। इसमें सऊदी अरब पर प्रवासियों के साथ क्रूरता बरतने का आरोप है। इसमें ज्यादातर ऐसे प्रवासी हैं जो प्रॉपर कागजात के बिना सऊदी में दाखिल हुए। इसमें ज्यादातर लोग इथोपिया के हैं, कुछ भारतीय भी हैं। इन्हें अमानवीय स्थिति में बंद रखा गया। कैसी अमानवीय स्थिति? छोटे छोटे कमरों में 300 से 400 लोग ठूंस दिए गए। जगह की कमी के चलते कुछ लोग दिन में सोते हैं, कुछ रात में। इन्हें टॉर्चर भी खूब किया जाता है। इल्जाम है कि हिरासत में कई लोगों की मौत भी हुई और सऊदी इन्हें डिपोर्ट करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। अगली सुर्खी हंगरी से। यहां संसद ने एक नया एंटी LGBTQ कानून पास किया। इसके तहत संविधान में दर्ज परिवार की परिभाषा बदल दी गई। लॉ के मुताबिक परिवार की बुनियाद है शादी और शादी से पैदा हुए बच्चे। इस कंसेप्ट में मां मतलब महिला और पिता मतलब पुरुष। इसके चलते अब केवल शादीशुदा पारंपरिक जोड़े ही बच्चे गोद ले सकेंगे। समलैंगिकों को कोई अधिकार नहीं होगा। यहाँ समलैंगिकों के विवाह पर पहले से पाबंदी थी, लेकिन सिंगल पेरेंट्स को अडॉप्शन की छूट मिली थी, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। हंगरी यूरोप के सबसे ज्यादा होमोफोबिक देशों में से एक है। आज की दुनियादारी में इतना ही। जब आप इंटरनेट की दुनिया में दाखिल होते हैं, ब्लैक मिरर के उस पार जाते हैं, तो वो दुनिया अजनबियत से भरपूर होती है। जो आपके जाने चीने लोग हैं, जिनसे आप आमने सामने मिले हैं, उन पर तो कुछ एतबार किया जा सकता है, लेकिन जिनसे आप कभी नहीं मिले उन पर इतना भरोसा मत करें कि बाद में भरोसा शब्द भी उस मंजर को, उस घटना को देखकर कांपने लगे। अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।